भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपातकालीन प्रावधान पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 तक इसको कवर किया गया है। आमतौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के जो प्रोविजंस होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, उनकी आलोचना की जाती है क्योंकि इससे नागरिकों के कुछ फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है। लेकिन आपातकाल ये सामान्य प्रावधान नहीं है। ये उस समय के लिए है कि अगर सख्त निर्णय ना लिए जाएं या देश को एक एकात्मक ढांचे में ना लाया जाए तो शायद लोग ही ना बचें, लोकतंत्र भी ना बचे। तो अपवाद है ये, सामान्य तौर पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब संविधान सभा में इसके ऊपर आलोचनाएं हो रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि दुनिया में जितने भी संघात्मक व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी कठोर हैं और वो अपने संघीय ढांचे को जरूरत के हिसाब से बदल नहीं सकते, और इससे उनके समक्ष जब कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उसका समाधान मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता है कि जरूरत के हिसाब से संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एक एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। अर्थात जो दोहरी व्यवस्था है संघीय ढांचे में कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, तो राज्य सरकारों के ऊपर केंद्र का नियंत्रण प्रभावी हो जाता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। एक जिसको हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 इसके बारे में हमें जानकारी देता है। दूसरा है संवैधानिक आपातकाल, इसी को आमतौर पर हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, और इसी के लिए हमारे पास एक नाम है राज्य आपातकाल। और आर्टिकल 356 इसके बारे में जानकारी देता है। तीसरा हमारे पास जो प्रकार है वो है वित्तीय आपातकाल का, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आर्टिकल 360 इसको कवर करता है। तो आर्टिकल 352, 356 और 360 हमें अब ये देखना है तीनों ही प्रकार के आपातकाल में कि कारण क्या है, वो क्या परिस्थितियां होती हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जाती है या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तीनों में ही हमें कारण देखना होगा, हमें प्रक्रिया देखनी होगी, प्रोसीजर क्या है आपातकाल लगाए जाने का भी और उसको हटाए जाने का भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अस्थाई है, ये अस्थाई है, ये परमानेंट नहीं है, ये जरूरत के हिसाब से जैसे ही वो कारण खत्म हो आपातकाल भी खत्म हो जाना चाहिए। तो प्रक्रिया क्या है, कौन लगाएगा, कितने दिन का रहेगा, इस तरह से हटाने की क्या प्रक्रिया है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब ये लग जाएगा तो किस प्रकार से ये हमारी शासन व्यवस्था को, लोगों के अधिकारों को प्रभावित करेगा। तो ये 3 बातें हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल से। नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल
आर्टिकल 352 मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब जब 26 नवंबर 1949 को और फिर 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया, उसमें क्या व्यवस्था थी। बाद में संशोधन करके कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। तो मूल संविधान में आपातकाल के जो वजह बताई गई थी, जो कारण बताए गए थे, वो 3 थे। पहला, युद्ध। दूसरा, बाह्य आक्रमण। और तीसरा शब्द था आंतरिक अशांति। तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये 3 कारण थे। आंतरिक अशांति शब्द को बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बदल दिया गया। इस शब्द के बदले आ गया सशस्त्र विद्रोह, अर्थात जब तक लोग हथियारों के साथ विद्रोह ना कर दें तब तक नहीं। तो सशस्त्र विद्रोह। मूल संविधान में क्या शब्द था? आंतरिक अशांति। तो प्रारंभिक परीक्षा में कारण पूछे जाते हैं कि क्यों आपातकाल लगाया जाता है, और आंतरिक अशांति शब्द को कब रिप्लेस किया गया, किस संविधान संशोधन से रिप्लेस किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, सशस्त्र विद्रोह। युद्ध बहुत स्पष्ट है कि युद्ध क्या होता है। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है युद्ध की घोषणा करने का। लेकिन बाह्य आक्रमण क्यों लिखा गया है? युद्ध और बाह्य आक्रमण में अंतर क्या होता है? भारतीय संविधान इस मामले में कोई जानकारी नहीं देता, समझिए वो साइलेंट है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जैसे बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो जाए, सैनिक घुसपैठ ही हो जाए, जैसे कि कारगिल का मसला था। तो ना तो भारत ने युद्ध की घोषणा करी, ना पाकिस्तान ने, लेकिन दोनों ही तरफ से सेनाएं लड़ रही थीं। हम अपनी ही जमीन पर लड़ रहे थे। हमारी जमीन के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तानी घुसपैठिए सैनिक, पाकिस्तानी सेना के जवान और अधिकारी घुस आए थे। तो बाह्य आक्रमण का एक उदाहरण आप उसको मान सकते हैं। हम भले ही कारगिल युद्ध बोलें, लेकिन उसकी घोषणा नहीं की गई थी कभी भी कि युद्ध हो रहा है। तो बड़े पैमाने पर अगर सैनिक घुसपैठ हो जाए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को उससे खतरा हो जाए, भले वो भारत के किसी एक हिस्से के लिए हो, तो आपातकाल संपूर्ण भारत में या जिस हिस्से में खतरा उत्पन्न हुआ है उस हिस्से में लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति मूल संविधान में था और बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि आंतरिक अशांति का मतलब क्या है। आमतौर पर आंतरिक अशांति में आप दंगे फसाद ले सकते हैं। अगर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जातियों के बीच में क्लैश हो गया है, तो चाहे धार्मिक विवाद हो जाए, जातीय विवाद हो जाए, भाषाई विवाद हो जाए, किसी भी वजह से एक अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आप उसको आंतरिक अशांति कह देंगे। लेकिन मान लीजिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, कभी कभी उसमें छिटपुट हिंसा भी हो सकती है। तो 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था, मिसेस गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, आंतरिक अशांति के आधार पर, तो आंतरिक अशांति शब्द के कुछ भी अर्थ निकाले जा सकते थे। तो ये एक खतरनाक शब्द था। और जब इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि युद्ध नहीं था, बाह्य आक्रमण नहीं था, और 25 जून की अर्धरात्रि को जब देश में आपातकाल लगा आंतरिक अशांति के आधार पर, तब समझ में आया कि ये शब्द कितना खतरनाक है। इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया। जब आपातकाल हटाया गया, जनता पार्टी सरकार आई, 44th अमेंडमेंट किया गया, तो सशस्त्र विद्रोह, अर्थात अगर सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन है या किसी भी चीज को लेकर के कोई प्रदर्शन है, तो कितना ही व्यापक क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए,
जब तक वो शांतिपूर्ण है कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर लोग हथियारों के साथ देश के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो बिल्कुल राष्ट्र की एकता और अखंडता को, संप्रभुता को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि केंद्रीय सरकार को निर्णय लेने की शक्ति सौंपी जाए, क्योंकि संपूर्ण भारत एक है, उसका प्रशासनिक विभाजन राज्यों में किया गया है। तो मान लीजिए अगर किसी राज्य में कोई एक समूह लोगों को देश के खिलाफ भड़का देता है तो फिर केंद्र को एक सख्त निर्णय लेना पड़ता है। तो सशस्त्र विद्रोह, जब तक लोग हथियारों के साथ विद्रोह ना कर दें तब तक आपातकाल नहीं लगाया जाए। तो तीनों कारण आपको स्पष्ट हो गए होंगे, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। भारत में युद्ध के आधार पर आपातकाल लगाए गए हैं। पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हुए हैं, एक युद्ध चीन के साथ हुआ है, और एक बार आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया गया था 1975 वाला। तो लगभग आप समझिए कि 49 ईयर्स हो चुके हैं, आपातकाल नहीं लगा है। तो हमारी पीढ़ी को उसका अनुभव नहीं है। आप लोग तो भी बहुत यंग हो दोनों, लेकिन मेरा जब बर्थ हुआ तो उसके 1 साल बाद आपातकाल लगा, तो मुझे भी अनुभव नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने उस आपातकाल को देखा, और हमारी जो नॉलेज है किताबों के द्वारा या जो हमारे बड़ों ने हमें बताया कि आपातकाल में क्या क्या समस्याएं आई, उससे हमारी समझ में आता है कि आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण को छोड़ दिया जाए तो जो आपातकाल लगता है वो जरा गंभीर प्रकृति का हो जाता है। तो कारण, अब इसके बाद आता है प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या है। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। आपातकाल की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में, राष्ट्रपति करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति बंधे हुए हैं किससे? अपनी मंत्रिपरिषद से। ये गोल्डन रूल है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करते हैं। आर्टिकल 74 कहता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, और लगभग अनिवार्य है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानेंगे। तो जैसा कि 1975 में हुआ, सरकार ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि देश में ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं कि आपातकाल लगाना आवश्यक है। और इसने एक विवाद को जन्म दिया, क्योंकि अर्धरात्रि को जब आपातकाल लगाया गया तो राष्ट्रपति को इसकी मौखिक सूचना दी गई थी। इसकी लिखित जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो राष्ट्रपति के पास सुबह पहुंचा। तो 1978 का जो अमेंडमेंट है, इससे कई सारे संशोधन किए गए, जैसे कि यहां पर सशस्त्र विद्रोह वाला संशोधन था, और प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए कि अब राष्ट्रपति के पास जब तक, तो मूल संविधान क्या कहता था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर देंगे। वो समझाने की जरूरत नहीं थी कि ऐसा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, लेकिन इस तरह का खेल ना हो जाए कि राष्ट्रपति को टेलीफोन के ऊपर जानकारी दे दी गई और लिखित प्रस्ताव बाद में पहुंचा। तो नियम बनाया गया कि राष्ट्रपति के पास जब तक कैबिनेट की रिटर्न, जब तक लिखित सिफारिश राष्ट्रपति के पास ना आ जाए कैबिनेट की, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। ये अमेंडमेंट भी फोर्थ अमेंडमेंट का हिस्सा था। और यहीं पर सबसे पहले कैबिनेट वर्ड संविधान में इंट्रोड्यूस भी हुआ। इससे पहले कैबिनेट वर्ड संविधान में था भी नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, लेकिन कैबिनेट वर्ड नहीं था, पहले यहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया। आप जानते हैं कैबिनेट का अर्थ, जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स हैं, आमतौर पर कैबिनेट की बैठक होती है। प्रधानमंत्री जो हैं वो सबसे प्रमुख, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स में सबसे
प्रमुख हैं, दर्जा उनका भी कैबिनेट रैंक का है। तो राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा करेंगे। जब एक बार ये घोषणा कर दी जाएगी तो वो कब तक रहेगी? पहली बात तो ये कि 30 दिन के अंदर इसका संसदीय अनुमोदन होना आवश्यक है। संसदीय अनुमोदन का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है उसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए 30 दिन के अंदर। एक बार अगर राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देते हैं तो 6 महीने तक आप इस आपातकाल को जारी रख सकते हो, लेकिन तभी जब 1 महीने के अंदर संसद उसको अपनी अनुमति दे दे। अब मान लीजिए कि चालाकी कर ली गई है, लोकसभा को पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया है, लोकसभा भंग कर दी गई है, तो क्या होगा? तो आपको राज्यसभा के सामने रखना होगा। राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को सत्र बुलाना होगा। तो यहां पर राज्यसभा का महत्व समझ में आता है। तो 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर यह तीसरा परिवर्तन किया गया, क्योंकि मूल संविधान में क्या था? 60 डेज। मूल संविधान कहता था कि 2 माह के अंदर आपको इसको पारित कराना होगा। और एक बार में इसको 6 महीने तक बढ़ा दिया जाएगा। हर 6 महीने के बाद आपको बढ़ाना होगा। बहुमत कितना चाहिए? किस बहुमत से आप आपातकाल की घोषणा कर सकते हो? विशेष बहुमत। साधारण बहुमत से ये नहीं हो सकता। और विशेष बहुमत, जैसा कि हम जानते हैं, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक है। ये जो विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया, ये भी (1978) के 44th अमेंडमेंट से ही किया गया, यानी मूल संविधान में साधारण बहुमत था। ठीक। तो आप देखिए कि एक संवैधानिक प्रावधान जिसका उपयोग आजाद संविधान लागू होने के बाद नहीं किया गया 24-25 सालों तक, और जब किया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया गया, तब उसकी कमियां सामने निकल करके आई और उन कमियों से हमने सबक सीखा और लगातार कई परिवर्तन किए गए। अब इसको मुश्किल बनाया गया है। सरकार अपनी मनमर्जियां कर सके आपातकाल के दौरान, उसको मुश्किल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 4 बदलाव तो अभी तक देख चुके हैं हम। आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह लाया गया, राष्ट्रपति को मौखिक सलाह की बजाय कैबिनेट की लिखित सिफारिश चाहिए, 30 दिन की अवधि कर दी गई। उससे पहले यह अवधि क्या थी? 60 दिन थी। और मूल संविधान में साधारण बहुमत था, जिसे विशेष बहुमत से बदल दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि आपातकाल को हटाया कैसे जा सकता है। तो आपातकाल को हटाने के लिए जिस प्रकार से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी समय वो आपातकाल को हटा भी सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद ही निर्णय लेगी, लगाने का भी, हटाने का भी। लेकिन क्या कोई और तरीका भी है? क्या कोई ऐसा उपाय है कि सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं, तब भी हटाया जा सके इसको? है कुछ आपको जानकारी? रीडिंग ली आपने इस चैप्टर की पहले कभी? नहीं ली। चलिए, 1978 में जो 44th अमेंडमेंट था, उसके द्वारा एक प्रक्रिया और बताई गई।
कि भले ही राष्ट्रपति या सरकार आपातकाल की उद्घोषणा को ना हटाना चाह रहे हों, लेकिन लोकसभा को एक अधिकार दिया गया, लोकसभा को एक अधिकार दिया गया। अपनी बुक में आप देखिए, जहां पर उद्घोषणा की समाप्ति वाला हेडिंग है, उसमें आपको नजर आएगा कि अगर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य 1/10 सदस्य इस आशय से कि हम आपातकाल की समाप्ति चाहते हैं, इसके ऊपर हम सदन में चर्चा चाहते हैं, मतदान चाहते हैं, तो वो एक नोटिस देंगे। किसको देंगे? अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो वो इसकी सूचना अध्यक्ष को देंगे कि हम इसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, और यदि सत्र नहीं चल रहा है तो वो भारत के राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेंगे कि लोकसभा का सत्र बुलाया जाए। ठीक है, लिखित तौर पर नोटिस देंगे, मौखिक कुछ नहीं। और 14 दिन के अंदर ये बैठक बुलानी होगी, लोकसभा इसके ऊपर विचार विमर्श करेगी, और अगर साधारण बहुमत से लोकसभा प्रस्ताव पारित कर देती है कि आपातकाल को समाप्त किया जाए, तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तो लगाने के लिए विशेष बहुमत और हटाने के लिए साधारण बहुमत। मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 1978 44th अमेंडमेंट ने यह व्यवस्था करी है। ठीक है, तो जब आपातकाल लगाया जाता है और जब आपातकाल हटाया जाता है तो दो अंतर बताए गए हैं। पहला कि आपातकाल को हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा का बहुमत पर्याप्त है, ठीक है, लेकिन आपातकाल लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए। राज्यसभा की भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है लगाने में जितनी कि लोकसभा की है। दूसरा, हटाने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है, लेकिन लगाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है, हमने ये देख लिया कि आपातकाल क्यों लगाया जाता है, कारण क्या है। हम यहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं, तो जो राजनीतिक प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं उनमें हम नहीं जा रहे हैं। तो आपातकाल लगाए जाने के कारण हमने देखे। नंबर 2, प्रक्रिया देखी। और अब हम नंबर 3 देखने जा रहे हैं, प्रभाव, कि आपातकाल का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया कि भारत एक संघात्मक देश है और ये संघात्मक व्यवस्था आपातकाल की वजह से एकात्मक में बदल जाती है, अर्थात केंद्र और राज्य के संबंध चेंज हो जाते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखना होगा। नंबर 2, जो लोकसभा है और राज्यों में जो विधान मंडल है, विधानसभा है, इनका कार्यकाल प्रभावित होता है। आपातकाल के दौरान तो चुनाव हो नहीं सकते, तो इनके कार्यकाल को एक एक वर्ष करके बढ़ाते रहते। तीसरा, हमें देखना है कि आम लोगों की जिंदगी कैसे प्रभावित होती है। संवैधानिक शब्दावली में कहें तो मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। तो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, और जब एक बार आपातकाल लगा पीस टाइम में, शांति काल में, तो किस तरीके से 1978 में इन प्रभावों को कम करने का प्रयास किया गया, उसको भी देखेंगे। तो केंद्र राज्य संबंधों में जहां तक सवाल है, तो केंद्र और राज्य के जो 3 प्रकार के संबंध होते हैं, कार्यपालिका संबंध होते हैं, विधायी संबंध होते हैं और वित्तीय संबंध होते हैं। तीनों ही मामलों में केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर बढ़ जाता है। जैसे कि
आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये आप लोगों ने पहले केंद्र राज्य संबंध में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो राज्य सूची है उसके ऊपर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं रहा, लेकिन केंद्र का पैरेलल प्रभाव हो गया, तो राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण, ये शक्ति केंद्र को मिल जाती है। इसका आर्टिकल भी है 250, एक बार चेक कर लेना। आर्टिकल 250 के अंतर्गत केंद्र को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। हालांकि 250 है, हालांकि जो राष्ट्रीय आपात है 352 है, उससे राज्य विधान सभाओं का जीवन काल प्रभावित नहीं होता। 352 लगाए जाने से विधायिकाएं सस्पेंड नहीं होती। अगर केंद्र उनको सस्पेंड करना चाहता है, निलंबित करना चाहता है या उनको डिजॉल्व करना चाहता है, तो उसको अलग से घोषणा करनी होगी, 356 का प्रयोग करना होगा। 352 ये शक्ति केंद्र को नहीं देता। तो इसके अलावा प्रशासनिक मामलों में केंद्र स्पष्ट निर्देश दे सकता है आपातकाल के दौरान राज्यों के मामलों में। जहां तक सवाल है वित्तीय संबंधों का, तो जो केंद्र और राज्य के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेज, वो प्रभावित हो सकता है। जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी उसमें फेरबदल किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के व्यवस्था एकात्मक हो जाती है कि संविधान में जो बंटवारा किया गया है उसके अनुसार ना चल करके अब केंद्र के हिसाब से तब तक निर्णय लिए जाएंगे जब तक आपातकाल लगा हुआ है। राज्यों के अधिकार प्रभावित हो जाते हैं। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल, तो इसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार से 1-1 वर्ष करके उसको आप बढ़ा सकते हैं। जो सामान्य कार्यकाल होता है लोकसभा का, विधानसभा का 5 वर्ष, तो 6 वर्ष का हो जाएगा, 7 वर्ष का हो जाएगा, कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है जब तक आपातकाल जारी रहेगा। जैसे कि जो 5वीं लोकसभा थी 1971 से 1977, उसी में 1975 में आपातकाल लगा था, तो उसको 2 बार एक समय में 1 साल के लिए बढ़ाया गया। इसी तरीके से राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी 1-1 वर्ष करके अनगिनत बार बढ़ाया जा सकता है। सबसे जबरदस्त प्रभाव यहां महसूस किया जाता है क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों का प्रभाव, करों के वितरण का प्रभाव, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा देने का प्रभाव, ये शायद हमें अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करे भारत के लोगों को, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर नहीं करता। लेकिन मौलिक अधिकारों पर प्रभाव हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है 352 का? 352 तथा मूल अधिकार, कैसे मूल अधिकार प्रभावित होते हैं? तो 2 आर्टिकल हैं आपके पास, एक है 358 और एक है 359। ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो तब तक बेकार हैं जब तक 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं हो जाती। ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ये अनिवार्य तौर पर 352 से जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो इनको स्लीपिंग आर्टिकल कह सकते हैं कि ये सोते रहते हैं, जैसे ही आपातकाल लगता है ये एक्टिव हो जाते हैं, ये जाग जाते हैं। दोनों आर्टिकल अलग अलग तरीके से काम करते हैं। 358 आपके
एक मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19 में दिया गया है, इसको सस्पेंड कर देता है। आर्टिकल 358 क्या करता है? अनुच्छेद 19 को निलंबित कर देता है, और ये निलंबन स्वतः होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है 352 के लागू होने का। सरकार को अलग से कोई आदेश देने की, कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं है। इधर 352 लगा, उधर 358 एक्टिव हो गया और उसने आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया। 1978 में 44th अमेंडमेंट ने इसमें 2 संशोधन किए। पहला तो ये कि 352 में अगर वॉर, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा है, तो ही आर्टिकल 19 निलंबित होगा। अगर जो आंतरिक अशांति शब्द था उसको रिप्लेस किया गया किससे? सशस्त्र विद्रोह से, कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 358 लागू नहीं होगा। ये पहला संशोधन था। दूसरा, वो कानून जो आपातकाल से संबंधित हैं, तो आपातकालीन दौर में, आपातकाल के दौरान जो भी कानून बनाए गए, लागू किए गए, जिनसे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, जैसे लोगों को अरेस्ट किया गया, आपातकाल के दौरान जो कार्यकारी आदेश थे, विधियां थीं, क्या उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो 1978 में 44th अमेंडमेंट ने कहा कि हाँ, ये न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। आप इन विधियों को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इससे पहले एक धारणा बन गई थी भारत के अधिकारी वर्ग में कि अगर आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है, तो आप जो चाहें वो करें, आप किसी न्यायालय के समक्ष जवाबदेह नहीं हैं। तो इसके अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 के अलावा, उनका क्या होगा? तो अन्य मौलिक अधिकारों के लिए आर्टिकल 359 है। राष्ट्रपति को बाकायदा घोषणा करनी होगी कि वो किन मौलिक अधिकारों का निलंबन करना चाहते हैं। तो आर्टिकल 359 स्वतः लागू नहीं होता, उसके लिए राष्ट्रपति को बाकायदा घोषणा करनी होती है कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकार को रोक दिया जाता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। संक्षेप में 359 आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर देता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो आप न्यायालय में नहीं जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 वाली पावर को स्थगित कर दिया जाता है। 1978 में इसमें भी एक चेंज किया गया कि 2 आर्टिकल, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाएगा। वर्तमान स्थिति यह है कि आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 काम करते रहेंगे। 359 20-21 के ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है?
तो मोटे तौर पर 359 के बारे में 44th अमेंडमेंट दो प्रतिबंध लगाता है। पहला कि राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा, सिर्फ उन्हीं कानूनों को, उन्हीं विधियों को चुनौती देने से संरक्षण है। चुनौती देने से संरक्षण मतलब कि आप कोर्ट में समीक्षा के लिए नहीं जा सकते, जो आपातकाल से संबंधित हैं, उन विधियों या उन कार्यों को नहीं जो इनके तहत कार्य किए गए हैं या विधियां बनाई गई हैं। ये थोड़ा सा जटिल मामला है कि अगर आपातकाल से संबंधित विधियों को न्यायिक समीक्षा से छूट है, तो फिर उसके अंतर्गत जो कार्य किए गए हैं उनको कैसे छूट नहीं है। तो ये न्यायिक समीक्षा का प्रश्न है। जब कोई मामला कोर्ट के सामने जाएगा तो कोर्ट वहां पर देखेगी कि जो कानून बनाया गया था, क्या वो आपातकाल के दौरान बनाना जरूरी था, क्या उससे आपातकाल के उद्देश्यों, राष्ट्र की एकता, अखंडता, अशांति को दूर करना, अराजकता को दूर करना, उसके लिए वो आवश्यक था। जो स्टेप उठाए गए, जो कार्य किए गए, वो आपातकाल को मेंटेन करने के लिए थे, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो राजनीतिक बदले की भावना से थे, या व्यक्तिगत एक अधिकारी ने कहा ठीक अब तो आपातकाल लग गया, अब मैं अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल लेता हूं, तो ऐसा तो नहीं है। सीधा संबंध होना चाहिए बनाई गई विधि का, आपातकाल के दौरान लिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का, आपातकाल के मामलों से, तब तो संरक्षण है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल न्यूनतम जो आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बाकी तो इसके ऊपर बहुत डिबेट होती ही रहती है। तो 3 पॉइंट आपके समझ में आए, क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और प्रभाव क्या है। और साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 44th अमेंडमेंट ने, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या बदलाव किए। तो आप देखेंगे कि 4-5 पॉइंट मैंने पीछे बताए थे आपको, लगभग 10 के आसपास बदलाव आर्टिकल 352, 358, 359। आपातकाल से संबंधित कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था जिसमें कोई बदलाव ना किया गया हो। 352 में बहुत सारे बदलाव किए गए, फिर 358 में बदलाव किया गया, 359 में बदलाव किया गया, और साधारण नहीं, ये मेजर चेंजेस हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संवैधानिक आपातकाल। देखिए, संवैधानिक आपातकाल, जिसको कि पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, भारतीय संविधान का इकलौता ऐसा अनुच्छेद जो अपने जन्म से ही विवादित है। विवादित इसलिए है कि शायद ही कोई और ऐसा अनुच्छेद होगा जिसका इतना दुरुपयोग किया गया हो, और ये दुरुपयोग प्रत्येक दल के द्वारा जो केंद्र में सत्ता में आया किया गया। यानी इस पाप में कोई एक शामिल नहीं है, सभी भागीदार हैं। अपने अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया गया। जब कोई दल विपक्ष में था तब वो राष्ट्रपति शासन की आलोचना करता है, और जब वो सत्ता में आ जाता है तो इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि आप कहोगे कि पिछले 20, 25, 30 साल में अगर हम देखें तो इसके उपयोग में कमी आई है, लेकिन जब हम पूरा इतिहास देखेंगे तो सबसे ज्यादा इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। तो 356 कैसे काम करता है? सबसे पहले तो जो इसके अन्य नाम हैं, संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल, कारण क्या है?
कारण जो संविधान में बताया गया है उसकी व्याख्या करना आसान काम नहीं है। ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, तो क्यों इसको हम संवैधानिक आपातकाल कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह रहे हैं? किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या है, इसको समझा कैसे जाए कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब क्या होता है। इसका एक साधारण सा मतलब तो ये होता है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसने मेजॉरिटी लूज कर दी है। मान लीजिए एक राज्य में जो सरकार है वो बहुमत खो चुकी है, तो उस स्थिति में उनके पास शासन करने का अधिकार नहीं है, और जो विपक्षी दल हैं वो भी सरकार बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एक संकट खड़ा हो जाता है कि सरकार, तो फिर राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प रहता है कि वो थोड़े समय के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। वहां की सरकार इस्तीफा दे देती है क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है। नहीं इस्तीफा देती है तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि अल्पमत की सरकार कैसे शासन चला सकती है या महत्वपूर्ण निर्णय कैसे ले सकती है। और राष्ट्रपति के निर्देशानुसार राष्ट्रपति के बिहाफ पर राज्यपाल शासन संभाल लेता है। राज्यपाल को सलाहकारों की एक टीम दे दी जाती है। तो एक तो संवैधानिक तंत्र की विफलता ये है। और फिर चुनाव आयोग को, जो कि विधानसभा भंग की जा चुकी है, यथाशीघ्र वहां पर चुनाव करा देने होते हैं। तो अधिकतम मान लीजिए 6 महीने के लिए रहेगा। ये एक टेम्परेरी प्रोविजन ये माना जा सकता है। लेकिन ऐसी भी सरकारों की बर्खास्तगी हुई है जहां पर बहुमत सरकारों के पास रहा हो, या फिर सरकारों को बर्खास्त करने के लिए सदस्यों को इधर से उधर किया गया हो, खरीद फरोख्त हुई हो, बहुमत की सरकार को अल्पमत में लाया गया हो। ऐसी भी स्थितियां हैं। एक दौर में तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा भी उदाहरण प्रस्तुत किया था कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति को सेटल करने के लिए कि तुम मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, तुम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, तुम भी बनना चाहते हो, जाओ चुनाव में जाओ। विधानसभा ही भंग कर दी गई। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, थोड़ा सा इतिहास देख लेना। तो दुरुपयोग होता है इसका। तो एक कारण हुआ संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब है बहुमत नहीं है किसी के पास। एक मतलब यह है कि जो राज्य शासन है, जो राज्य सरकार है, वो संविधान की भावना को नहीं समझ रहा है, वो संविधान की फीलिंग को नहीं समझ रहा है। वो ऐसे निर्णय ले रहा है, वो ऐसे कार्य कर रहा है जो संविधान विरोधी हैं। वो धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, किसी भी नाम पर लोगों को उकसा रहा है, और केंद्र को लगता है कि इससे समस्या उत्पन्न होगी। हर बार जब बीमारी बढ़ जाए, विद्रोह हो जाए, तो अपने ही देश में सेना का उपयोग करना अच्छी बात नहीं होती है। हम वो नौबत ही क्यों आने दें? अगर हमारी समझ में आ रहा है कि कहीं पर कोई एक दल या कोई सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है और वो राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा है, वो लोगों में सेपरेशन, अलग हो जाने के लिए लोग, तो निश्चित तौर पर वो राज्य सरकार जाएगी, अर्थात उसकी बर्खास्तगी होगी, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। या कोई सरकार इतनी अक्षम हो गई है, अक्षम मतलब अक्षम हो गई है, असहाय हो गई है किसी भी कारण से, कि जो स्टेट एजेंसी हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, पुलिस है, और राज्यों के पास भी अपने पुलिस की सहायता करने के लिए कुछ अर्धसैनिक बल जैसे होते हैं, जैसे यूपी में पीएससी है, तो वो लोग मिल करके राज्य की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं, या फिर आतंकवाद अपने चरम पर है। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा जरूरी नहीं है कि उसका दुरुपयोग ही हो। तो दरअसल जब मैंने बोला कि चाहे आतंकवाद का मसला हो, चाहे किसी राज्य सरकार के द्वारा एकता अखंडता को खतरा उत्पन्न कर देना हो, एक आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, 355। इसको आपने सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में भी पढ़ा था।
आर्टिकल 355 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की है। तो केंद्र का एक कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। तो अगर केंद्र अपने इस कर्तव्य को निभाता है तो फिर ये वाला आर्टिकल काम आता है। हालांकि बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से बचाव राज्य सरकार के सहयोग के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर राज्य सरकार कोऑपरेट ना करे तो क्या किया जाए? तो दोनों पहलू हैं। 356 के ऊपर संविधान सभा से लेकर के सरकारिया कमीशन तक जितने भी केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए आयोग बने हैं, सब में ये एक हॉट टॉपिक था, क्योंकि लोगों की डिमांड रहती है कुछ दलों की कि इसको हटा दिया जाए। फिर जब वो सत्ता में आते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो बढ़िया है। तो इसके दोनों पहलू हैं। आज हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा लेक्चर, उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे जो इसके राजनीतिक पहलू हैं। आज हम सिर्फ संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो आधार बता दिया मैंने आपको कि कैसे इसको लगाया जाएगा। प्रक्रिया क्या होगी लगाने की? सब कुछ राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो चाहे राज्य आपातकाल हो। और राष्ट्रपति आर्टिकल 74 से बंधा हुआ है कि जैसा मंत्रिपरिषद कहेगी वैसा वो करेगा। तो राज्यों में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है और ऐसा राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। इसमें एक अहम भूमिका राज्य के राज्यपाल की भी होती है। ठीक है, आमतौर पर राष्ट्रपति के पास राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट भी होनी चाहिए, जिसमें वो बाकायदा इस बात की सिफारिश करे कि राज्य में ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं कि राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन को चलाया जाना संभव नहीं है और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। अब राज्यपालों के ऊपर आरोप लगते हैं कि राज्यपाल को तो दिल्ली बुला लिया जाता है, वहां पर बैठ करके वहां रिपोर्ट तैयार होती है, पहले से ही राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं। ऐसा कई सारी प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है। तो मान लीजिए राज्यपाल की रिपोर्ट नहीं है, राज्यपाल कह रहा है कि नहीं मेरे राज्य में हालात शांतिपूर्ण हैं, तो क्या राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये निर्णय ले सकते हैं कि फिर भी आपातकाल लगेगा, राज्य आपातकाल? जवाब हाँ में है। एक मिलीभगत हो जाए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में माना जा सकता है, तो राज्यपाल की रिपोर्ट हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो भी। चूंकि राज्य आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसकी न्यायिक समीक्षा संभव है, तो वहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य के राज्यपाल का क्या कहना था। उत्तराखंड में जब राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा था एक बार, तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कि राज्यपाल ने क्या सिफारिश करी है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल से कंसल्ट करके लगा सकते हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो भी लगा सकते हैं, नहीं है तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, कितने दिन के अंदर इसको पास हो जाना चाहिए, किस बहुमत से पास हो जाना चाहिए? 2 माह। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात 30 दिन के अंदर, 1 माह के अंदर पास होना चाहिए। ये 2 माह के अंदर दोनों सदनों से पास होना चाहिए, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। और साधारण बहुमत का खेल है, विशेष बहुमत नहीं चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जो राज्य के संघीय ढांचे पर, कुछ लोग बोलते हैं संघीय ढांचे पर प्रहार करती है, उसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत का संविधान उस प्रकार का संघात्मक संविधान नहीं है जो अमेरिका का है। हमारा अपना एक यूनिक मॉडल है। तो ये उन कुछ तत्वों में से है जो इसको एकात्मक बनाते हैं। तो साधारण बहुमत से 2 महीने के अंदर ये प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए, और एक बार जब पारित हो जाएगा तो ये 6 महीने तक
काम करता रहेगा। फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट ने इसमें भी एक बदलाव किया यहां पर कि आप 6-6 महीने करके कितने समय तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए रख सकते हैं। जैसे कि आपातकाल के मामले में है कि अनिश्चित समय तक, वहां पर कोई समय सीमा नहीं है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में, तो आप 6-6 महीने करके कितने भी साल लगाए जब तक युद्ध चले। लेकिन यहां पर क्या है कि प्रारंभ में 2 बार, यानी कि आप 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन कंटिन्यू कर सकते हैं, 6-6 महीने के 2 टर्म। उसके बाद एक परिवर्तन किया गया कि 1 वर्ष के पश्चात अगर आप चाहते हैं और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, तो 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। या तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा हुआ हो, या तो उस समय नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो देश में, तो आप इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा लीजिए। या फिर चुनाव आयोग ये लिख करके दे, ये प्रमाणित करे कि उस राज्य में ऐसे हालात हैं कि चुनाव कराने में वहां पर कठिनाई है, चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट के बिना ये मुश्किल है, ठीक है ना। तो चुनाव आयोग जो है उसको बीच में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि चुनाव कराने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की ही है। तो आप राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज्यादा भी जारी रख सकते हैं, लेकिन तभी जब चुनाव आयोग ये प्रमाणित करे कि चुनाव कराने में उस राज्य में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कभी भी इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए किसी संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति शासन को वापस लिए जाने की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी कर देंगे। उसको वापस ले जाने की के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए। प्रभाव क्या होंगे इसके? प्रभाव या परिणाम क्या होंगे? सबसे जबरदस्त प्रभाव तो पड़ेगा सरकार के ऊपर, दूसरा प्रभाव पड़ेगा विधानसभा के ऊपर। लोगों की सेहत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि मौलिक अधिकारों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न्यायालय के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार की बर्खास्तगी तय है। राष्ट्रपति शासन में पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि सरकार की बर्खास्तगी हो जाए। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए जो आयोग बने हैं उन लगभग सभी ने एक बात कही है कि सरकार बर्खास्त हो गई, लेकिन विधानसभा को भंग करने की बजाय एकदम से भंग ना किया जाए, उसको निलंबित किया जाए। दोनों उपाय किए जा सकते हैं, या तो निलंबित कर दीजिए या भंग कर दीजिए, या स्टेप 1 स्टेप 2 कि पहले आप सस्पेंड कर दीजिए, विधानसभा को निलंबित कर दीजिए। क्या स्थिति है कि उसको निलंबित कर दिया जाए? जहां पर सत्तारूढ़ दल अपना बहुमत खो चुका है और इस वजह से वहां पर एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया है, सरकार ने इस्तीफा दे दिया। जो विपक्ष है या जो अपोजिशन है, या जब सत्ता पक्ष ने इस्तीफा दे दिया तो क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, तो उस राज्य में जो निर्वाचित विधायक हैं क्या वो अपना कोई नया नेता चुनना चाहते हैं? क्या वो एक नई सरकार बनाना चाहते हैं? वो भी तब जब ये घटनाक्रम हो रहा है और विधानसभा की अवधि काफी बची हुई है। चुनाव के 1 साल बाद ही ऐसा हो गया, 4 साल बचे हैं, 3 साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं, यहां तक कि मान लीजिए 1 साल भी बचा है, तो भी 1 साल पहले भी चुनाव क्यों कराए जाए? विधानसभा का एक कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, उसके अंतर्गत कितनी भी सरकारें बन सकती हैं, कितनी भी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक विधानसभा एक सरकार, ठीक। तो अगर निर्वाचित विधायक अपना कोई नया नेता चुन लेते हैं, राज्यपाल के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा नेता है, हम सरकार बनाना चाहते हैं, विधानसभा का निलंबन खत्म कर दिया जाएगा, राज्यपाल
नए मुख्यमंत्री को शपथ दिला देगा, काम खत्म। लेकिन मान लीजिए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और अब सरकार, राज्यपाल को समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति को समझ में आ रहा है कि सरकार नहीं बन पाएगी, नए चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो क्या करेंगे? डिसॉल्व कर देंगे कि विधानसभा भंग हो जाएगी, 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मुख्य प्रभाव तो यही है। आप चाहें तो एक लिस्ट देख सकते हैं। 1950 से लेकर के अब तक 125 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है, 125 से भी ज्यादा बार। आप उन राज्यों के नाम देख सकते हैं जिनके खिलाफ सर्वाधिक प्रयोग किया गया है और उन राज्यों को भी छांट सकते हैं जहां पर कभी नहीं लगा राष्ट्रपति शासन या सिर्फ एक ही बार लगा है। 1951 में सबसे पहला प्रयोग जो था वो पंजाब में किया गया था इसका। अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि न्यायिक समीक्षा की क्या संभावना है? क्या इसकी न्यायिक समीक्षा संभव है? बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि इसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। और एक केस है बोम्मई मामला 1994 का। बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब उचित माना जाएगा और कब ये अनुचित माना जाएगा। तो उसमें जो बिंदु हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। जैसे उचित मामलों में क्या है कि आम चुनाव हो गए 5 वर्ष के बाद, किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत ना मिला हो, त्रिशंकु विधानसभा हो और लोग गठबंधन करके भी सरकार बनाना ना चाहते हो, या फिर बहुमत प्राप्त दल या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार बनाने से मना कर दे और विपक्ष के पास इतने लोग ना हो कि सरकार बन सके। जब अचानक मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और विपक्ष सरकार बनाने को राजी ना हो, या फिर राज्य सरकार, ये बहुत ध्यान से देखिए, राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे। ठीक है। अगर राज्य सरकार केंद्र के द्वारा दिए गए किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे, आर्टिकल 365 है, उसको चेक करिएगा। तो ये जो है, या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई हो और उसमें ये पाया जाए कि राज्य सरकार जानबूझ करके स्थिति को नियंत्रण में नहीं ला रही है, तो ये सब मामले। अनुचित क्या होगा? अनुचित ये होगा कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है या मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल ने बिना पर्याप्त अवसर दिए बाकी राजनीतिक दलों को तुरंत राष्ट्रपति शासन की घोषणा करवा दी हो। जब भी कोई त्रिशंकु विधानसभा आए या जब भी कोई सरकार त्यागपत्र दे, तो हमेशा राज्यपाल को वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, विपक्षी दलों से बातचीत करनी चाहिए कि क्या आप लोग सरकार बनाना चाहते हैं। सारी संभावनाओं को टटोलने के बाद उन्हें राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करनी चाहिए। तो इतना आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। तीसरा, हमारे पास इस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक कभी नहीं किया गया है, वित्तीय आपातकाल। कभी कभार अनऑफिशियल बातचीत में केंद्र सरकार के मंत्री या कोई संवैधानिक पद पर बैठे लोगों ने ये टीका टिप्पणी करी है कि सरकार ने एक बार विचार कर लिया था वित्तीय आपातकाल के बारे में, लेकिन फिर वैकल्पिक मार्ग खोजे गए। यानी वित्तीय आपातकाल से परहेज किया जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में देखा गया है कि वित्तीय आपातकाल जनता के मन में सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न कर देगा। ये राष्ट्रीय आपातकाल से भी खतरनाक मामला हो जाएगा, देश की साख खतरे में पड़ जाएगी। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि वित्तीय आपातकाल शायद बिना राष्ट्रीय आपातकाल के काम न कर पाए।
क्योंकि ये बहुत अलग तरीके का मामला है। नोटबंदी के दौरान लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हम अपने ही अकाउंट से पैसे सीमित मात्रा में निकालेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लोगों ने कॉपरेट किया क्योंकि लोगों को ये डर नहीं था कि उनका पैसा सरकार खा जाएगी, पैसा सुरक्षित था। बस सरकार कह रही थी कि कॉपरेट करिए, जब तक हम नए नोट लेकर के आते हैं थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए। लेकिन वित्तीय आपातकाल में इसी नियम को लागू किया जा सकता है, ये कहते हुए कि इतना ही निकालोगे या नहीं निकालोगे। और चूंकि आपने वित्तीय आपातकाल लगा दिया है और लोगों की समझ में आ रहा है कि सरकारी खजाना खाली हो गया है, तो फिर लोग हिंसा पर भी उतारू हो सकते हैं, अराजकता फैल सकती है। तो इसलिए वित्तीय आपातकाल से परहेज किया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल का कारण, अब समस्या यह है कि भारत या भारत के किसी हिस्से की वित्तीय स्थिति खतरे में हो। अब इसकी क्या परिभाषा है कि वो खतरे में है कि नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जब सिफारिश मिले मंत्रिपरिषद की, यानी लगाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, मंत्रिपरिषद की सिफारिश। और मंत्रिपरिषद को बस यही लिखना होगा कि वित्तीय स्थिति खतरे में है। हालांकि इसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। हाँ, मंत्रिपरिषद ने जो सिफारिश करी है वित्तीय आपातकाल की, तो उनके पास पर्याप्त एविडेंस होने चाहिए, तर्क होने चाहिए कि क्यों आर्थिक स्थिति खतरे में है। तो सरकार बहुत संयम बरतती है, वो खर्चों में कटौती करना शुरू कर देती है। यानी वित्तीय आपातकाल ना लगाया जाए, इसके लिए सरकार बहुत सारे स्टेप्स को उठाती है, खर्चों में कटौती करती है, अनावश्यक विदेशी दौरों को रोकती है, हर तरीके से फिजूल खर्ची को रोकती है। एक आम धारणा है भारत के अंदर और वर्ल्ड बैंक में कि सरकारों की भारत में फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है, उन फिजूल खर्चियों को थोड़ा कम कर लिया जाता है। सरकार अपने अधिकारियों की पेंशन, सैलरी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती है कि 1 महीने बाद दे दी। करों का बोझ बढ़ाया जा सकता है, मतलब वित्तीय आपातकाल ना आए उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर वो आ गया तो हमारे पास अनुभव नहीं है कि क्या होगा, ठीक है ना। खैर, प्रक्रिया क्या है? 2 माह के अंदर संसदीय अनुमोदन चाहिए। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को 2 महीने के अंदर इसको पारित करना होगा। और एक बार जब ये पारित हो जाए तो ये कब तक रहेगा? यहीं पर ये 352 और 356 से अलग हो जाता है। 352 हर 6ठे महीने संसद को पुनः पारित करना होगा, 356 हर 6ठे महीने पुनः पारित करना होगा। 1 साल के बाद तो आपको चुनाव आयोग की अनुमति भी चाहिए। यहां पर यह अनिश्चित काल है। वित्तीय आपातकाल यदि एक बार लगा तो हर 6ठे महीने संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, उसको अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है। प्रभाव क्या होंगे? राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं, सरकारी सेवकों के वेतन में कटौती की जा सकती है, राज्य जो धन विधेयक पास करते हैं उनको रोका जा सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के वेतन भत्ते रोके जा सकते हैं या कटौती की जा सकती है। यानी हर वित्तीय मामले में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम हो जाएगा। चूंकि कभी ये लगा नहीं है, इसलिए फिलहाल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको कि नोटबंदी के दौरान क्या हुआ था, ठीक है ना। कुछ उस तरह की बातें हो सकती हैं, बट वहां पर सरकार को लोगों का सहयोग मिला था। यहां पर गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां सरकार ये नहीं कह रही थी खजाना खाली हो गया, सरकार कह रही थी पर्याप्त पैसे हैं, नए नोट छप रहे हैं, बस थोड़ा समय दीजिए। यहां पर सरकार कह रही है पैसे हैं ही नहीं, इसलिए आप लोग अपना ही पैसा बैंक में से थोड़ा थोड़ा निकालो। तो दोनों स्थितियों में अंतर है। इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए और अगर कोई डाउट होगा तो कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।